18वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान को अंग्रेज़ के बनाए हुए 4 सूबों को तकरीबन आज़ाद वहदतों की सूरत तश्कील देने और यूं पाकिस्तान की नज़रियाती वहदत पर ज़रब लगाने का अमल अचानक से नहीं हो गया। ये गुज़श्ता 90 सालों की सोच का नतीजा है। रूस में 1917 में जब कम्युनिस्ट इनकलाब आया और लेनिन ने परवलतारिया की आमरीत कायम कर दी, तो 1919 में दुनिया भर की कम्युनिस्ट तहरीकों की एक तंजीम कायम की गई जिसका नाम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, जिसे कोमिंटर्न कहा जाता था। इस तंजीम के तहत 1920 में आज़रबाईजान के शहर बाकू में मशरकी ममालिक में काम करने वाली कौम परस्त इनकलाबी तंजीमों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में 1900 मंदूबीन ने शिरकत की, जो खित्ते की 24 कौम परस्त तहरीकों के नुमाइंदे थे। कॉन्फ्रेंस में यह तय हुआ कि सोवियत रूस मशरकी दुनिया में चलने वाली तमाम कौम परस्त तहरीकों की मदद करेगा ताकि जब वो आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाएं तो अपने इलाकों में कम्युनिज्म नाफिज कर दें। इस कॉन्फ्रेंस में बादशाहत के खात्मे और कौमियतों की आज़ादी का नारा बुलंद हुआ। मुत्तहदा हिंदुस्तान में से पाकिस्तान के इलाकों से पश्तून, बंगाली, सिंधी, पंजाबी और बलोच वफूद भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कौमियतों की आज़ादी का ये पैगाम पहले हिंदुस्तान में कायम होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने फैलाया और फिर 1935 में इस परचम को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने अदबी सतह पर उठाया। पाकिस्तान का बनना मगरिब के सेक्युलर लिबरल नजरियात और कम्युनिज्म के कौम परस्ताना ख्यालात दोनों की नफी था। यही वजह है कि पहले दिन से ही ये दोनों तबकात पाकिस्तान के असासी नजरिए और कौमी वहदत को पारा पारा करने के दर पे रहे। इन कौम परस्तों को जो लीडरशिप मुयसर आई वो सब के सब वडेरे, जागीरदार, नवाब और सरदार थे, जिन्हें अंग्रेज वैसे ही पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद में ताकतवर और सियासी रहनुमा बना चुका था। इसीलिए वो अपने सूबों की सल्तनत के मुहाफिज थे और उसमें एक इंच कमी नहीं चाहते थे। शुरू दिन से उन्हें पाकिस्तान की नजरियाती वहदत में खुद को समोना बहुत मुश्किल मालूम हुआ। उनकी खुद मुख्तारी की ख्वाहिश इसलिए नहीं पनप सकी क्योंकि अवाम की अक्सरियत और मुस्लिम लीग की नजरियाती क़यादत पाकिस्तान की नजरियाती असास से जज्बाती तौर पर वाबस्ता थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी तमाम कोशिशों, प्रोपेगेंडे और मुसलसल जज्बाती नारेबाजी से एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जिसने मुल्क को बज़ाहिर 4 वहदतों में तकसीम कर दिया और आज 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान को इस मकाम पर ला खड़ा किया कि यूं लगता है कि ये 4 मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अपनी इलाकाई ज़रूरत की वजह से इकट्ठे हुए हैं, वरना इनमें तो कोई कदर मुश्तरक ही नहीं। निसाब तालीम अलहदा कर दिए गए क्योंकि सिंध के हीरो पंजाब के लिए नहीं और पंजाब के हीरो खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं हो सकते। जिस अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उसे अमली तौर पर पंजाबी शायर बना दिया गया, यहाँ तक कि उसकी छुट्टी तक मनसूख कर दी गई। वो राबते की जबान उर्दू जिसे हरनाई, गिलगित, मीरपुर और तोरखम से चलने वाला ड्राइवर, कारोबार करने वाला और होटल चलाने वाला सब के सब इस्तेमाल करते हैं और जो इस मुल्क की अक्सरियत की ज़रूरत है और वहदत की अलामत है उसे एक कोशिश के तहत अंग्रेज़ी निसाब तालीम से तब्दील किया जाने लगा। इस तमाम तर आज़ादी और खुद मुख्तारी के बाद अब प्रोपेगेंडे की साजिश का आलम यह है कि अमन आमा, कीमतों का कंट्रोल, निज़ाम सेहत, निज़ाम तालीम, पुलिस, ज़राए आमद-ओ-रफ़्त, इंसाफ सब का सब इन सूबाई इकाइयों की जिम्मेदारी है। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से नाकामी की सारी जिम्मेदारी विफाक पर डाली जाती है, यहाँ तक कि सूबों के बाइख्तियार वुज़राए आला बनफ़्स नफीस विफाक के खिलाफ खुद एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। विफाक की हुकूमत अब सिर्फ इस्लामाबाद के चंद मुरब्बा मील तक महदूद है। इसका वही आलम है जो शाह आलम सानी के ज़माने में मुग़ल बादशाहत का हुआ था कि उसकी हुकूमत दिल्ली से पालम तक महदूद होकर रह गई थी और फिर अंग्रेज़ ने उसे ताकतो ताराज कर दिया था। अंग्रेज़ की बनाई हुई इन सूबाई इकाइयों ने, जिन्हें आज कौमी इकाई कहा जाता है, अपने अपने सूबों में ऐसे आमिराना और गासिबाना निज़ाम हुकूमत कायम कर रखे हैं कि सूबों में मौजूद अक़लियतों के लिए दिन ब दिन सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। वस्ती पंजाब से आप सराइकी इलाके की तरफ सफ़र करें तो आपको फ़र्क नुमाया नजर आएगा। कमज़ोर और मजबूत दोनों आवाज़ें सुनाई देंगी। कराची का आलमिया तो एक ऐसा नासूर है कि सिंध सूबे की इकाई ने वहाँ ऐसे हालात पैदा किए थे जिनकी कोख से अल्ताफ हुसैन और MKM ने जन्म लिया। दुनिया में किसी शहर ने इस कदर खौफ और दहशत में 30 साल नहीं गुजारे होंगे जैसे कराची के शहरियों ने गुजारे थे। वो कराची जिसकी आबादी वहदत पाकिस्तान की अलामत है। किसी शहर में इतने पश्तून नहीं रहते जितने कराची में रहते हैं। इतने बलोच, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, हजारावाल, कश्मीरी किसी एक शहर में नहीं रहते जितने कराची में रहते हैं। दुनिया का हर बंदरगाह वाला तिजारती शहर ऐसे ही होता है। अंग्रेज हुकूमत के दौरान बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों अलहदा अलहदा इंतजामी इकाइयाँ थीं, इसलिए कि इन शहरों की तरक्की, अमन और इत्मीनान पूरे हिंदुस्तान की खुशहाली की जमानत था। पाकिस्तान के सूबों जैसे हजम और रकबे वाले सूबे रखने वाले ममालिक की तारीख ये कहती है कि वो अपनी वहदत कभी कायम नहीं रख सकते। यूगोस्लाविया के ऐसे ही 3 सूबे बोस्निया, क्रोएशिया और सर्बिया थे, जो बड़ी खूनरेजी के बाद अब 3 मुल्क हैं। चेकोस्लोवाकिया अब
چیک اور سلویک ممالک میں بڑھ چکا ہے۔ بھارت جو قومیتوں کے حساب سے ہم سے کہیں زیادہ منقسم ہے، اس نے اپنی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے خود کو 28 صوبوں میں تقسیم کیا، جبکہ 8 یونین علاقے بھی ہیں، جن میں پنجاب سے علیحدہ کیے گئے صوبہ ہریانہ کا شہر چندی گڑھ بھی ہے، جو اسلام آباد کی طرز پر آباد کیا گیا ہے اور اسے ایک وفاق کی علامت بنایا گیا ہے۔ ایران جہاں فارسی بولنے والے صرف 47% ہیں اور باقی سب اقلیتی زبانیں اور نسلی طور پر مختلف لوگ آباد ہیں، وہاں بھی صوبوں کی تعداد 31 ہے۔ افغانستان جہاں پشتون آبادی واضح اکثریت میں ہے، وہاں بھی اس قومیتی جھگڑے سے نجات کے لیے 34 صوبے بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کی صوبائی اقلیتیں اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر آ کھڑی ہو چکی ہیں کہ اگر کسی ایک صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر قابض اکثریت نے اپنے قوانین اور طرز عمل سے محکوم اقلیت کو دبانے کی کوشش تیز کی تو اس کے نتیجے میں ایک خوفناک رد عمل برآمد ہو سکتا ہے جو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے کر ملک کو ایسی سول وار کی جانب دھکیل دے جس کا کوئی انجام نظر نہ آئے۔ صرف ایک صوبے میں قومی تحریک کی دیکھا دیکھی باقی صوبوں میں بھی ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس میں امن و امان کی حالت کو خراب کرنا انتہائی آسان ہے۔ وہ ملک جس کی کل جی ڈی پی 278 ارب ڈالر ہو، جس پر بیرونی قرضے 116 ارب ڈالر اور اندرونی قرضے 204 ارب ڈالر ہوں، پوری دنیا کے قرض خواہ ممالک خون خوار نظروں سے قرضوں کی وصولی کے لیے اس ملک کے اثاثوں کی طرف دیکھ رہے ہوں، ایسے میں اگر قومی سطح پر ایمرجنسی کے طور پر کوئی لاہ عمل طے نہ ہوا تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لاہ عمل کیسا ہو سکتا ہے، اس پر اگلے کالموں میں بات ہوگی۔